नमस्कार दोस्तों, हम RSCERT पढ़ रहे थे। ठीक है, और RSCERT में हमने अभी तक स्थापना और कालक्रम देखा। आज हम बात करेंगे इसके संगठन और इसके वित्तीयन की, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है और इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो ये देखते हैं। उससे पहले वापस से एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं, NCERT की तर्ज पर 1963 में ये स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन स्थापित हुआ और उसके बाद में 3 संस्थान और स्थापित हुए। साइंस के लिए अलग हुआ, इवैल्यूएशन यूनिट अलग स्थापित हुई, वोकेशनल के लिए अलग स्थापित हुआ। तो क्या जब अलग अलग सारी चीज़ें होती है तो थोड़ी क्या अव्यवस्था हो जाती है। उस अव्यवस्था को दूर करने के उद्देश्य से मल्होत्रा कमेटी बैठाई, मेहरोत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद में फिर क्या किया गया कि जितने भी आपके चारों संस्था थे उसको एक अम्ब्रेला यूनिट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और एक अम्ब्रेला यूनिट के रूप में आपके SIERT की स्थापना हुई। ठीक है, और 2002 में SIERT की स्थापना हुई। 2002 में इसको है वो एक राजकीय संस्था बनाया गया और राजकीय संस्था के साथ में ये अपना कार्य कर रही थी। 14 अगस्त 2018 को इसके अंदर काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंजेस किए गए। इन चेंजेस में एक चेंजेस ये भी था कि इसको स्वशासी ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया और साथ साथ में इसका नाम भी SIERT से RSCERT कर दिया गया। जिस तरह से NCERT है वैसे N को हटा देना है, CERT सेम रखना है, N की जगह पे राजस्थान स्टेट कर देना है। ठीक है, और इस तरह से इसका नया लोगो भी है, हमने देख लिया था। और अब आगे हम बात करेंगे स्थापना और कालक्रम के बाद में दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा संगठन कैसा है इसका और इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है। ठीक है, वैसे फंडिंग कहाँ से मिलती है ये प्रश्न तो नहीं आते, परंतु हमें जानना ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं हम संगठन और वित्तीयन पे, इसका दूसरा बिंदु। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप जल्दबाजी मत करना क्योंकि हम कोर्स को समझ रहे हैं, जी रहे हैं इसको, और मेरा पूरा प्रयास है कि आप इसमें से एक प्रश्न भी गलत ना करो। ठीक है, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखता अपन जून में आराम से इसमें फ्री हो जाएंगे। अब आराम से इसको लिखते रहना, आराम से याद करते रहना, फालतू बहुत सारी पुस्तकों की पचड़ों में मत फंसना। और जितना मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ करवाने का उतना आप ठीक ठाक तरीके से कर दोगे तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बात करते हैं हम संगठन की कि इसका संगठन कैसा है। तो संगठन की बात करते हैं तो पहले तो क्या, जब प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, जब वो गवर्नमेंट बॉडी थी तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को इसका अध्यक्ष बना दिया जाता था। ठीक है, अब राजस्थान सरकार क्या करती है, इसका एक डायरेक्टर नियुक्त करती है, निदेशक नियुक्त करती है। ठीक है, वो निदेशक IAS भी हो सकता है, RAS भी हो सकता है, कोई एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट भी हो सकता है, प्रसिद्ध शिक्षाविद हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जो इसके योग्य हो उसको जो है राजस्थान सरकार क्या करती है, डायरेक्टर पद के ऊपर नियुक्त करती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन होता है इस हायरार्की में, एक निदेशक होता है। ठीक है, निदेशक होता है। ये 2018 के बाद चेंज हुआ है, उससे पहले प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का निदेशक ही उसका निदेशक होता था। ठीक है, अभी भी ऐसा सरकार कर सकती है, सरकार के ऊपर है, बट जनरली नहीं करती। अब निदेशक होगा जो आपके IAS हो सकता है, जो IAS हो सकता है, RAS हो सकता है, ख्यातनाम शिक्षाविद हो सकता है। ठीक है, ख्यातनाम शिक्षाविद हो सकता है। ख्यातनाम शिक्षाविद का मतलब होता है PhD कर रखी हो, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में 15-20 साल तक पढ़ाने का अनुभव हो, जिसके पास में बहुत सारी राइटिंग्स किताबें लिखी हो, उसने कई सारे पेपर पब्लिश किए हो, ऐसी सारी योग्यताएं हो तो उसको डायरेक्टर बनाया जा सकता है। ठीक है, एक निदेशक होगा इसका और इसकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा होगी, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। अब आप ये मत करना कि राज्य सरकार नियुक्त करता है तो ये गवर्नमेंट बॉडी है, नहीं, बॉडी ऑटोनोमस है और गवर्नमेंट करती। एक होगा अतिरिक्त निदेशक, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर।
ठीक है, निदेशक होगा जो सामान्यतः स्कूल शिक्षा से लिया जाता है, प्रिंसिपल और उससे अपर रैंक जिला शिक्षा अधिकारी, उस हिसाब से राजस्थान एजुकेशन सर्विस का कोई भी अधिकारी लिया जा सकता है इसको। ठीक है, अतिरिक्त निदेशक होगा, उसके नीचे फिर आपके प्रोफेसर और फिर आपके एसोसिएट असिस्टेंट कई सारे होंगे। फिर प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर के नीचे होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर, और तीसरे सबसे नीचे आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जैसे हम हैं ना, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम जब कई साल नौकरी करेंगे तो उसके बाद हम एसोसिएट बनेंगे, एसोसिएट के बाद में हमें वो फुल प्रोफेसर होंगे। तो यहाँ लगभग 20 प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो आपके व्याख्याता के समकक्ष होते हैं, हमारे समकक्ष होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो एसोसिएट प्रोफेसर है ये आपके लगभग 10 होते हैं। कितने? 10 होते हैं। और ये स्कूल के व्याख्याता के समकक्ष। हमारा रैंकिंग बिल्कुल अलग चलता है कॉलेज शिक्षा का, क्योंकि हमारा चलता है यूजीसी के बेस पे, यह है स्कूल शिक्षा के बेस पे। तो ये एज ए व्याख्याता आप कह सकते हो। स्कूल व्याख्याता जो होते हैं उन्हीं को डेपुटेड किया जाता है, इंटरव्यू लेके यहाँ पे भेजा जाता है। ये होते हैं प्रिंसिपल स्कूल्स के, पीओ वगैरह जो है उस रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, और फिर एसोसिएट प्रोफेसर के ऊपर आते हैं प्रोफेसर, जो जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का होता है, एक होता है। ठीक है, जो किस रैंक का होता है? जिला शिक्षा अधिकारी रैंक का। ठीक है, डीयू रैंक का अधिकारी होता है, एक होता है यहाँ पे, और एक ही अतिरिक्त निदेशक होता है। और इस टाइप से ठीक है, प्रोफेसर भी एक उपनिदेशक वाले 4 और होते हैं, तो कुल मिला के 5 प्रोफेसर हो जाएंगे। ठीक है, एक डायरेक्टर लेवल के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर और भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बैठता है। ठीक है, इसमें ऐसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता, फिर भी एक ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि इसको वित्तीयन कहाँ से होता है, फंडिंग कहाँ से मिलती है। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, जब स्वायत्त शासित संस्थाएं होती है और हम उनकी स्थापना जो है वो राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जब इसकी स्थापना करते हैं तो वहाँ से हमें फंड मिलता है। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से मिलता है, शिक्षा मंत्रालय से फंड आता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है। दूसरा, शिक्षा मंत्रालय राजस्थान सरकार से भी आता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज पूरा शिक्षा मंत्रालय राजस्थान का है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इसके साथ साथ आपके यूनिसेफ वगैरह जो है, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड जो है, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बॉडी है जो देश दुनिया में बच्चों के लिए काम करती है, तो एजुकेशन के लिए काम करती है, तो ये भी इसको फंडिंग देती है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय से भी आता है, कई बार कुछ हिस्सा जो है वो एनसीईआरटी से भी आता है आजकल। हालांकि एनसीईआरटी से स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ पैसा जो है वो एनसीईआरटी से भी आता है। तो कुल मिला के अगर अपन इसके वित्तीयन की बात करें तो कई सारी एजेंसीज जो है वो इसको है वो फंडिंग करती है, और इस फंडिंग से यूँ कहिए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात हो गई संगठन और वित्तीयन की। संगठन और वित्तीयन से प्रश्न आने के बहुत नए के बराबर चांसेज है। ठीक है, फिर भी हमारे को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे क्षेत्र में जाने वाले हैं अब जो कम से कम उसके बारे में हमें जानकारी पूरी हो, ये प्राइमरी शर्त है। ठीक है, 2 बातें हो गई। अब हम आते हैं इसके डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, कि इसके विभाग कौन से हैं और इसके कार्य कौन से हैं। पहले इसमें 9 विभाग थे, ध्यान रखना कितने थे? 9 विभाग थे जब ये SCRT के रूप में काम कर रहा था। 14 अगस्त 2018 के बाद इसके डिपार्टमेंट 6 कर दिए गए। ठीक है, 6 में से जैसे सोशल साइंस का डिपार्टमेंट, तो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम तैयार करने वगैरह वो डिपार्टमेंट देखता है। साइंस का डिपार्टमेंट, तो वो विज्ञान गणित वाला मटेरियल देखता है पूरा। ठीक है, वोकेशनल डिपार्टमेंट, करिकुलम डिपार्टमेंट हो जाता है, ICT का डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग विभागों में बंटी हुई। मैंने आपको कल भी बताया था
कि जितने भी बड़े विभाग होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, वहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट में काम होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं होता हो तो फिर क्या सारा कुछ एकदम से भीड़ भाड़ हो जाती है, मिसमैनेज हो जाता है, कौन सा कहाँ है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। तो अब हम देखते हैं कि इसके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं और उस विभागों में क्या क्या मेन कार्य होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका, विभिन्न विभाग, विभिन्न विभाग व कार्य। ठीक है, विभिन्न विभाग व कार्य। ठीक, तो एक तो लाइन तो हम ये लिख लेते हैं कि 14 अगस्त 2018 से पूर्व 9 विभाग थे, परंतु इसके बाद 6 विभाग कर दिए गए। ठीक है, 6 विभाग कर दिए गए, जो कि इस प्रकार है, जो कि इस प्रकार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक विभाग को लिखेंगे और उसके क्या क्या मेन कार्य है उस पर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पाठ्यचर्या का मतलब होता है आपके जो भी पाठ्यक्रम हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं वो सब। पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाग, पाठ्यचर्या सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन विभाग। मूल्यांकन विभाग। ठीक है, तो देखिए इसमें देखो नाम, आप नाम समझते जाना। पाठ्यचर्या सामग्री, ठीक है, जो जनरली हम स्कूल्स में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जो चीज़ जैसे DLED है, तो जो 2 वर्ष का डिप्लोमा है, 18 महीने में पूरा करवा देते हैं, तो DLED का डिप्लोमा है तो उसका पाठ्यक्रम कौन बनाएगा। जैसे सेवारत शिक्षक है, जैसे मेरी ट्रेनिंग एक बार SCRT में आई थी उस समय, तो मुझे क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंडियन बाकी जैसे ये उच्च शिक्षण संस्थान है, RI है, डाइट है, इनमें क्या पढ़ाया जाएगा, तो इनका सिलेबस क्या होगा ये तय करना। प्लस साथ में सिलेबस तय करना ही पर्याप्त नहीं होता, सिलेबस पढ़ाने के बाद में उनका मूल्यांकन करना भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला काम इसका विभाग जो है वो क्या करता है, पाठ्यचर्या सामग्री का निर्माण करता है, और पाठ्यचर्या सामग्री के निर्माण के साथ में ये आपके मूल्यांकन के कार्य भी देखता है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं हम उसको शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं, एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। तो इस विभाग में कौन से कार्य संपादित होते हैं, देखिए इसमें सबसे पहली चीज़, इसमें भी कई सारे और विभाग भी है, जैसे इसमें सामाजिक विज्ञान का अनुभाग है, सामाजिक विज्ञान विभाग है। ठीक है, अनुभाग कह दो, उपभाग कह दो, जो भी आप कहो, अनुभाग। इसके साथ में सामाजिक और विज्ञान का जो अनुभाग है ये क्या करता है, ये आपके सामाजिक विज्ञान के ऊपर जो है वो कार्य करता है। दूसरा आपकी विज्ञान और गणित का भी है, तो उसको सामाजिक विज्ञान का मतलब SST हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, हाँ, गणित विज्ञान का भी है, गणित विज्ञान विभाग। पहले ये सब अलग अलग विभाग थे। भाषा विभाग भी है इसमें। ठीक है, भाषा विभाग। अब इसमें संस्कृत है, हिंदी है ना, इसके साथ में उर्दू वगैरह जो भी तृतीय भाषा होती है वो सब, इन सब का कार्य जो है वो इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये विभाग करते क्या है, जैसे सामाजिक विज्ञान विभाग है तो DLED में
या डाइट में, आरटीई में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, यहाँ पे जो भी सामाजिक की विषय वस्तु क्या पढ़ाई जानी चाहिए, तो ये वो कार्य करता है सामाजिक विज्ञान अनुभाग। और विज्ञान गणित में क्या पढ़ाना है तो वो ये कार्य करता है। भाषा में क्या पढ़ाना है तो भाषा विज्ञान वाले कार्य करते हैं। ये तो तीन लोग क्या करेंगे, अपने अपने विभाग से संबंधित पाठ्य सामग्री का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको अपन आगे और समझेंगे। इसके अलावा यूँ कहिए कि आपके जो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन अनुभाग एक अलग बना हुआ है, शैक्षिक मापन व मूल्यांकन अनुभाग। ठीक है, ये इसका पाठ्य सामग्री और इसका भाग बना हुआ है। ये जनरली क्या है, ये जो हमने पीछे बात की थी कि जो सीसीई होता है, तो सीसीई जो 8वीं और 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो आजकल क्या है कि 5वीं जो बोर्ड है वो जनरली उसका प्रमोशन देखा जाता है कि जो बच्चे कितना बच्चे ने प्रोग्रेस करी है, बच्चे का शैक्षिक मापन और उसका मूल्यांकन करके उसको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ये 5वीं 8वीं के बच्चों के लिए कार्य करने वाला विभाग है, जो 2009 की जो हमारी शिक्षा नीति है, सॉरी आरटीई का जो मैटर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें आपके फिर SIQE और 5वीं 8वीं बोर्ड, ठीक है, CCE, ठीक है, ये सब अलग, वैसे अलग चैप्टर पूरे हैं, अलग अलग भी हैं, तब अलग अलग जब चैप्टर पे आएंगे तब हम उसको थोड़ा सा अलग अलग भी समझेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल से भी समझने वाले हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ इनको विभागों को समझना है। एक 5वां विभाग और भी है, पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा। पूर्व बाल्यकाल, ठीक है, पूर्व बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा, ECCE बोलते हैं, देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, ECCE। ठीक है, तो ये कुछ मेन इसके विभाग है जो आपको याद रखने हैं। और ये करते क्या है, ये सारे विभाग करना का इनका काम क्या है, देखिए। अब ये यूं कहिए कि उक्त अनुभागों द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अनुभाग है, ये जितने भी इनके विभाग है, ये करते क्या है, ये जैसे सभी स्तरों का आपके पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करना, सभी शिक्षा के, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों में राज्य पाठ्य चर्चा की, SCF जिसे हम कहते हैं, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे बोलते हैं, तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय से लेकर प्राथमिक से लेकर 12वीं तक स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना। ठीक है, राज्य पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क तैयार करने का कार्य किसका होता है, इसका होता है जो पहली से लेकर और 12वीं तक की पूरी पाठ्य चर्चा की रूपरेखा है वो तैयार की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ में आपके जो ये पॉइंट्स हैं, इसमें इस स्तर पर मूल्यांकन की व्यवस्था करना, ठीक है, मूल्यांकन करवाना, 5वीं क्लास का हो चाहे 8वीं क्लास का हो, क्योंकि जब पाठ्य चर्चा तैयार करवाई जाती है तो हमारा उद्देश्य ये भी बनता है वापस उसका फीडबैक लेना कि पाठ्य चर्चा के परिणाम ठीक तरीके से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया में आपके मूल्यांकन और करवाना तथा पाठ्यक्रम प्रक्रिया में
ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 और NCF 2005 का अनुसरण करना, क्योंकि आप फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि NCF और RTE के अकॉर्डिंग ही ये लोग सिलेबस बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन का कार्य करते हैं। अन्यथा क्या होता है कि अगर आप NCF और RTE के अगर यूँ कहिए कि चीज़ों को अगर ध्यान नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आप RTE का उल्लंघन करोगे या NCF का उल्लंघन करोगे तो क्या फंडिंग पर प्रभाव पड़ता है। जब हम केंद्र सरकार की नीतियों को लागू नहीं करते हैं तो कई बार वो बाध्यकारी नहीं होती है, बट फिर वहाँ से जो हमें वित्तीय व्यवस्था मिलती है उस पर कई बार ब्रेक लग जाते हैं। तो उसके नियमों का पालन करना हमारे लिए अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो नहीं करने से हमारे फंडिंग पे प्रभाव पड़ता है, और अगर फंडिंग पे प्रभाव पड़ गया तो आपको पता है कि बाकी सारा मैटर जो है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये पाठ्य सामग्री और मूल्यांकन विभाग के द्वारा निपटाए जाते हैं। ठीक है, एक बार पीछे सवाल भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग जो है वो डाइट के अंदर है या नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न था, आप देख लेना एक बार। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ था, वो पहले के विभाग के अनुसार होगा। ठीक है, अभी तो 6 विभाग है, एक विभाग हो गया। अब अपन आते हैं दूसरे विभाग के ऊपर। एक मिनट, आप इसको लिख तो लेना। ठीक है, अब मैं दूसरे विभाग पे आ रहा हूँ। शैक्षिक सर्वे, कैसा शैक्षिक सर्वे या सर्वे क्या सर्वेक्षण कह दो, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान और नीति परिप्रेक्ष्य प्रभाग, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान एवं पॉलिसी पर्सपेक्टिव परिप्रेक्ष्य विभाग। ठीक है, हाँ, तो देखिए नाम, वापस नाम पे जाइए आप। शैक्षिक सर्वेक्षण, दूसरा अनुसंधान और तीसरा है आपकी नीति। अब बहुत ही सामान्य प्रोसेस है इसमें कि एजुकेशन सर्वे करना। एजुकेशन सर्वे का मतलब होता है कि उन समस्याओं को पहचानना जो एजुकेशन फील्ड में टीचर्स लोग सामना कर रहे हैं या बच्चे सामना कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के शोध करना, क्योंकि समस्या जब फाइंड हो जाती है तब रिसर्च होता है। रिसर्च करने के बाद में फिर पॉलिसी बनाना ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो हम बीमार होते हैं, फिर क्या करते हैं हम, जनरली जो है वो डॉक्टर के पास जाके अपनी बात बता देते हैं। डॉक्टर उस पूरी रिपोर्ट्स को देखता है, आपको पूरा सारी चीज़ें आपसे जानता है, मतलब वो सर्वे कर रहा है। उसके बाद में वो पूरा रिसर्च करेगा अपना कि क्या करना है इसका, उसके बाद में वो टैबलेट देता है। इसको अपन भूमि पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे हमारी ज़मीन में कोई समस्या आ गई तो हम सर्वे करवाएंगे, पहले सर्वे करने वाला पूरा भूमि का सर्वे करके उसकी समस्याएं पता करेगा, फिर उसके ऊपर शोध करेगा। शोध करने के बाद में फिर है वो सरकार है वो उससे संबंधित पॉलिसीज बनाती है, नवाचार करती है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं आए। ठीक है, तो ये इसमें मूल रूप से ये चीज़ें जो है वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो पहली चीज़ विभिन्न समस्याओं को सर्वेक्षण के द्वारा जानना तत्पश्चात अनुसंधान करना तथा नीति निर्माण द्वारा समाधान करना। ठीक है, ये इसका मेन कार्य विभाग का। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न कार्य अपना RSCERT कर रहा है। इसके अंतर्गत निम्न कार्य हो रहे हैं। ठीक है,
क्या क्या कार्य हो रहे हैं। देखिए, एक परीक्षा है NMMS, एक मिनट, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ठीक है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। ये बेसिकली एग्जामिनेशन है जो आपके NCERT करवाता है। ये किसका प्रोजेक्ट है? NCERT का। किसका है? NCERT का प्रोजेक्ट है। परंतु ये NCERT करवाता है, परंतु उसकी जो नोडल एजेंसी है वो है RSCERT नोडल एजेंसी है। राजस्थान में मीन्स कम मेरिट परीक्षा का आयोजन किसके द्वारा होता है? RSCERT के द्वारा हो रहा है, 2008 से किया जा रहा है, ठीक है। इसमें कौन करता है? इसमें आपके जो भी बच्चा 8वीं क्लास में बैठ रहा है, जिसने 7वीं पास कर ली हो, और जो राजकीय विद्यालय में पढ़ते हो बच्चे, तो जो भी राजकीय विद्यालयों के बच्चे हैं, राजकीय विद्यालय का बच्चा होना चाहिए और 8वीं क्लास का बच्चा हो, ठीक है, 8वीं क्लास का बच्चा हो जिसने 7वीं में 55% से अधिक बनाए हो, और उस बच्चे को ये परीक्षा दिलवाई जाती है। अगर ये बच्चा इस स्कॉलरशिप में अपना स्थान बनाने में सक्षम रहता है तो फिर उसको आपके 7वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर लिया, फिर उसको 9वीं से 12वीं तक उसको 12,000 रुपये प्रति वर्ष जो है वो स्कॉलरशिप मिलती है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। 8वीं का छात्रा हो, और फिर छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी? 12,000 रुपये पर एनम, ठीक है, प्रति वर्ष मिलेंगे, और 9वीं से लेकर 12वीं तक मिलेंगे। थोड़ा आय का भी क्राइटेरिया है कि परिवार की जो इनकम है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, फिर भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो, ये NMMS इसमें ना तो सर्वे में आता, ना अनुसंधान में, ना नीति परिप्रेक्ष्य में, बट इसे नीति में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि यह एक नोडल एजेंसी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या रहती है कि आर्थिक रूप से कई बार बच्चों को, होनहार बच्चों को विद्यालय छोड़ना पड़ता है, तो ये भी एक समस्या है वहाँ पे। तो इस समस्या का समाधान यही होता है कि अगर 12,000 रुपये महीने के 1,000 रुपये मिलते हैं तो गाँव में एक बच्चे के लिए खूब होते हैं 1,000 रुपये, ठीक है। उसकी शिक्षा व्यवस्था आराम से संचालित की जा सकती है। तो उस समस्या का निदान यही है कि ऐसी परीक्षाएं करवाओ, और जो भी होनहार बच्चे होंगे उनको अगर अपन वित्तीय अनुदान देते रहेंगे तो सरकारी स्कूलों का महत्व भी बना रहेगा और बच्चा भी आपके पढ़ता रहेगा। तो NMMS की नोडल एजेंसी के रूप में हम किसको याद रखते हैं? RSCERT को। बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना। ये परीक्षाएं आज से नहीं हो रही है, ये 2008 से चल रही है, ठीक है। तो एज ए नोडल एजेंसी काम करना, कौन? NMMS के रूप में, नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है देखिए। अब देखिए, इसके अलावा जो भी डाइट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके अलावा आपके टीचर एजुकेशन जो भी इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा आपके IASE के बारे में हम आगे डिटेल से समझने वाले, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा भी बात नहीं करूँगा। IASE है, और इसके अलावा आपके एक और संस्थान ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, बाइट है, ब्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग, बाइट। ये जो संस्थाएं हैं विद्यार्थियों, इन सारी संस्थाओं के लिए ये काम करता है। क्या करता है इन सारी संस्थाओं के लिए? अब ये जो संस्थाएं हैं पूरी की पूरी आपके NCERT के और शिक्षण अनुसंधानों के नियमों के अनुसार चलती है। तो शिक्षक प्रशिक्षण के काम ये लोग करते हैं। तो इनके लिए सामग्री तैयार करना, ठीक है, इनकी सामग्री तैयार करवाना, इनकी सामग्री तैयार करवाना, ताकि ये वो शिक्षक प्रशिक्षण आराम से हो सके, क्योंकि डाइट भी शिक्षक प्रशिक्षण करवाता है और बाकी सारे संस्थान भी यही कार्य करवाते हैं, ठीक है।
तो ये इनके लिए क्या करता है, डाइट, सीटी, आईएससी, बीआईईटी, इन सब के लिए आपके कंटेंट तैयार करना और सारी सारी सामग्री तैयार करना ताकि इनको प्रशिक्षण देने में आसानी हो सके, ये भी इसका एक कार्य है। ठीक है, हालांकि इस कार्य को हम 2 विभागों में भी रख सकते हैं। आगे वोकेशनल ट्रेनिंग एक और विभाग आता है, उसमें भी डाला जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कहीं पे भी डालो। तो ये दूसरा विभाग है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, बाकी सर्वेक्षण तो खैर करता ही है, जैसे राष्ट्रीय परिषद ने या समसा ने कोई सर्वेक्षण दे दिया तो उस सर्वेक्षण को करने का कार्य इसी का आता है। जितने भी सर्वे वगैरह होते हैं वो सारे सर्वे जो है वो इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कार्य हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ तीसरे कार्य के ऊपर। व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा फाउंडेशन प्रभाग, व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा प्रभाग। ठीक है, अब ये डिपार्टमेंट क्या करता है, वोकेशनल टीचर एजुकेशन। जो वोकेशनल टीचर होते हैं ना, हमारे कई सारे स्कूल में क्या करते हैं, कई सारे स्कूल के अंदर एक वोकेशनल शाखा होती है जिसमें सिलाई सिखवाई जाती है या छोटी मोटी मेडिकल का ट्रेनिंग दी जाती है या कंप्यूटर शिक्षा सिखाई जाती है ताकि बच्चा क्या हो, अपना रोजगार खुद तलाश सके। ठीक है, तो बच्चों को स्किल बनाना, उसलिए वोकेशनल एजुकेशन पे बल दिया गया। और हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी आई, इसमें भी वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है ताकि बच्चा स्किल्ड हो, बच्चा कौशल युक्त हो, ताकि वो बेरोजगारी उसको झेलनी ना पड़े, वो अपना कहीं पर भी रोजगार सेटअप कर सकता है। तो व्यावसायिक शिक्षक का मेन काम यही होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन, व्यावसायिक को प्रोफेशनल हम बोलेंगे यहाँ पे, वोकेशनल भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्य भी इनका रहता है यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या कार्य होते हैं देखिए, तो जो आपके प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन फाउंडेशन है, ये जनरली क्या करता है, ठीक है, ये वापस वो मैंने कहा ना कि इस कार्य को हम वापस यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ये मैं इसके कोष्टक में भी डाल देता हूँ, व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा प्रभाग में ये कार्य भी किया जाता है। तो वापस रिपीट न करना पड़े मुझे बार बार। ठीक है, तो ये क्या क्या कार्य करता है देखिए। अब देखो शिक्षक इसमें बेसिकली है क्या। अब देखो, एक तो डाइट के लिए कैलेंडर बनाते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण का डाइट का कैलेंडर बनाना ताकि किस समय शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। ठीक है, सेवाकालीन और सेवा पूर्व, क्योंकि दक्षता थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, वोकेशनल वाला गलत बोल दिया। ये वोकेशनल नहीं है, ये प्रोफेशनल है। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा किसके लिए, शिक्षकों के लिए। ये थोड़ा ये हिंदी है ना, ये हिंदी गड़बड़ करती है पूरा का पूरा मामला। डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर टीचर, एक्चुअल में ये है, इसकी हिंदी नहीं बैठ रही है। डिपार्टमेंट फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा प्रभाग, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, सेवाकालीन व सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण। ठीक है, क्योंकि आप में प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि जब आप टीचर बन रहे हो या टीचर बन चुके हो तो आपकी स्किल कैसी है, आपकी उस स्किल को और बढ़िया करना, ये आपका प्रोफेशन होता है। कहेंगे मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरा प्रोफेशन पढ़ाना है। तो प्रोफेशन का मतलब यहाँ पे व्यवसाय शब्द भी गलत है। प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप किस विभाग में कार्यरत हैं। किसी का प्रोफेशन सब्जी बेचना भी होता है, किसी का प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट रखना, किसी का प्रोफेशन शिक्षा प्रोफेशन नहीं है, शिक्षा एक सेवा है वैसे, लेकिन
इसमें भी अब प्रोफेशनलिज्म चाहिए। आप कितने ज़्यादा स्किल्ड हो, कितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, कैसी पीपीटीज डाल रहे हो, कैसे चित्र डाल रहे हो, ये आपका प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, तो सेवाकालीन जो मास्टर लगे हुए हैं उनको ट्रेनिंग देके उनका प्रोफेशनलिज्म विकसित करना। जो लगे हुए नहीं है लेकिन अभी डीएलएड, बीएड, बीएसटीसी कुछ कर रहे हैं तो उनको भी प्रशिक्षण देना। सेवाकालीन और सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा प्रोफेशनलिज्म बढ़ाना। ठीक है, ये कार्य करना, जिससे क्या होता है, व्यावसायिकता में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो व्यावसायिकता बढ़ती है उसमें से। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। और इसके अलावा अब देखो, सेवा पूर्व की अगर अपन बात करें ना तो उसमें स्पेशली डीएलएड वाला आ जाता है, डीएलएड वाला आ जाता है। ठीक है, सेवाकालिक की अगर अपन बात करें तो सेवाकाल में आपके जो भी राज्य सरकार के शिक्षक हैं, लगे हुए शिक्षक, ठीक है, राज्य सरकार के शिक्षक, ठीक है, शिक्षक, और आगे हम बात करेंगे कौन सा शिक्षक कहाँ जाने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की यह एकमात्र संस्था है। यह शिक्षक प्रशिक्षण की सर्वोच्च संस्था है, ध्यान रखना। तो सेवारत शिक्षकों को एक चीज़ यहाँ पे हम कुछ मिस कर रहे हैं। एक मिनट, डीएलएड को ना हम अलग लिखेंगे क्योंकि डीएलएड अभी नए संशोधन में इनके पास में नहीं रहा। एक सेकेंड, हाँ, देखिए अब हम इसको ना थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। तो बेसिकली करता क्या है, ये सेवारत शिक्षकों की तो ट्रेनिंग करवाता है और जो सेवा पूर्व शिक्षक है इनकी ट्रेनिंग के लिए ये मॉड्यूल तैयार करता है। जैसे सेवा पूर्व संस्था प्रशिक्षण का मतलब ये, जैसे बीएड करना या डाइट के जरिए बीएसटीसी करना या डीएलएड करना, तो ये डीएलएड वगैरह करवाते नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, उनके लिए पूरा फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, शब्द में वापस चेंज कर रहा हूँ कि सेवा काल में शिक्षक प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षण देना। ठीक है, और ये उस हेतु ये सर्वोच्च संस्था है। कैसी? सर्वोच्च संस्था है। साथ साथ में सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, अब सेवा पूर्व जो शिक्षक प्रशिक्षण होता है जिसमें चाहे आपके बीएड हो, डीएलएड हो, ठीक है, बीएसटीसी, इन सारों के मॉड्यूल तैयार करना, मतलब रूपरेखा बनाना। तो ये सेवा पूर्व ट्रेनिंग नहीं करवाता, बल्कि ट्रेनिंग करने का पूरा मूलभूत ढांचा जो है वो आपकी करिकुलम तैयार करता है और प्रशिक्षण डाइट वगैरह इनके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना, बस इतनी सी बात थी, इसमें कुछ ज़्यादा कोई विशेष नहीं था। इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पे तो ये शिक्षक प्रशिक्षण वाली बात हो गई यहाँ पे, और इसके साथ साथ में प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थाएं जितनी भी आईएएससी वगैरह, इनको हम अलग से और पढ़ेंगे। संस्थाओं को मॉनिटरिंग करना और परामर्श करना, उनको परामर्श देना। ठीक है, समय समय पर नई नीति के नियम जो बनते हैं, नई शिक्षा नीति जो बनती है, जो नई नई चीज़ें आती है उसके अकॉर्डिंग है वो उन संस्थाओं को तैयार करने का काम भी इनका होता है। ठीक है, ये तीसरा विभाग हो गया। चौथा विभाग क्या करता है, ये है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, आईसीटी डिपार्टमेंट। ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी विभाग।
अब आजकल तो आपको पता है आईसीटी हर जगह फैल गया है। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप एजुशेट का यूज़ कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, ये सब का सब आईसीटी है। तो आईसीटी में बेसिकली क्या होता है, शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग। आईसीटी में क्या होता है, शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग। शिक्षा में तकनीकी प्रयोग, इसको हम आईसीटी बोलते हैं। ठीक है, यही आईसीटी है। पहले ये विभाग नहीं था, ये विभाग 2018 में पहली बार बनाया। इसमें क्या क्या होता है, जैसे ई कंटेंट आ गया है ना, पीडीएफ वगैरह ये सब। इसके अलावा आपकी इसमें जो एजुशेट आ गया, ठीक है, कंप्यूटर लैब बन गई विभिन्न प्रकार की, ठीक है, और ये सारे के सारे इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, जितना कुछ है ये सारा का सारा आपके क्या होता है, ये सारा का सारा आईसीटी बेस्ड है। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट करना। देखिए विद्यार्थियों, ये आपके 2018 से पहले नहीं था, ये नया डिपार्टमेंट बना है। ठीक है, ये इसका आईसीटी का हो गया। इसके बाद हम आते हैं 5वें विभाग पे। बस अब इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग। सर्वांगीण विकास व सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में छात्रवृत्तियां वगैरह आ जाती है। ठीक है, ये विभाग। अब इसका प्रशिक्षण में इतना, हाँ यूँ कहिए कि ज़्यादा रोल नहीं है, बट ये क्या करते हैं, ये आपके बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का निर्माण करना और छात्रवृत्तियां वगैरह के ट्रेनिंग वगैरह देना, ये सब काम इसके होते हैं। छठा और लास्ट है योजना प्रबंधन और वित्त विभाग। योजना प्रबंधन व वित्त विभाग। ठीक है, ये पैसे वाला मैटर है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। तो ये 6 विभाग है इस किसके पास में, आईसीटी, इस RSCERT के पास में। ठीक है, अब विभागों के बस नाम याद कर लेना, कार्य हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब विभाग 6 विभाग हो गए, मैंने 6 के नाम बता दिया आपको। अब अपन थोड़े विविध कार्य देख लेते हैं, फिर RSCERT अपना ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये विभिन्न विभाग एवं कार्य। पाठ्यचर्या विभाग हो गया अलग एक। ठीक है, शैक्षिक सर्वेक्षण अनुसंधान विभाग अलग हो गया है। व्यावसायिक शिक्षा विभाग अलग हो गया। आईसीटी डिपार्टमेंट अलग हो गया। सर्वांगीण विकास व सामाजिक न्याय योजना प्रबंधन विभाग। ठीक है, अब लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ विविध कार्य जो बच गए। विविध कार्य, ठीक है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है, कार्य सब देखने हैं। वैसे क्या है कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे ना उसको, तो आपके वैसे ही समझ में आ जाएंगे कौन से कार्य है कौन से कार्य नहीं है, क्योंकि लगभग लास्ट तक जाते जाते हमें पता चलना शुरू हो जाता है। तो कक्षा 1 से 8 तक, ये मैंने पहले बात कर ली, 8 तक पाठ्यक्रम निर्धारण करना यहाँ से होता है। ठीक है, और 9वीं से 12वीं का पाठ्यक्रम जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्धारण हो गया। इसके साथ साथ में पाठ्यक्रम निर्धारण भी होता है, इसमें संशोधन भी यही लोग करते हैं। और कोई पाठ्यक्रम में चेंजेस करना है तो परिवर्तन भी इन्हीं के द्वारा हुआ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में विज्ञान व गणित के किट बांटना। एक बार मैं भी बड़ी पेटी लेके आया था हमारे स्कूल में। ठीक है, किट बांटना। इसके साथ साथ में आपके सेवारत शिक्षकों का तो मैंने लिख ही लिया। नवाचार वगैरह हो गया। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, एजुकेशन का ध्यान रखना, ताकि 8वीं तक का सिलेबस बना रहे ना, इसलिए प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना। हालांकि अब तो सारी शिक्षा की भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। और इसके साथ साथ में आपके हाँ, आरटीई सबसे बड़ा पॉइंट। आरटीई को लागू करने का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण है ये। ठीक है, तो का सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण है।
ठीक है, प्राधिकरण। और ठीक है, लागू करने का अच्छी तरीके से विद्यालयों में ये सारा कार्य इनका होता है, RSCERT का है। ठीक है, तो नियोजन हो, चाहे क्रियान्वयन हो, चाहे मूल्यांकन हो, लागू करने में क्या होता है, नियोजन आता है। बस 2 मिनट, नियोजन, मूल्यांकन और क्रियान्वयन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है वो इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो NMMSS के साथ साथ में एक ये राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की भी यूँ कहिए कि NTSE जो है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, इसको मैं आगे अलग से समझाऊंगा, परीक्षा की नोडल एजेंसी है ये। ठीक है, नोडल एजेंसी है NTSE करवाना। इसके साथ साथ में आपके विभिन्न प्रकार के कैरियर काउंसलिंग के मेले वगैरह, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा कंटिन्यू संपादित की जाती है, जिसमें गुणवत्ता में सुधार हो और साथ साथ में बच्चे जो है वो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें। तो ये सारे कार्य इनके द्वारा नियमित रूप से संपादित किए जाते हैं और ये अपने आप में इसकी खास बात थी। ठीक है, इसका एक विविध तथ्य आपने अगर पढ़ा हो और न पढ़ा हो तो पता नहीं, लेकिन एक इसका बहुत बढ़िया सा तथ्य है जिसकी जब मैं वेबसाइट पे गया तो मुझे एक बड़ा शानदार तथ्य मिला था। इसकी एक पत्रिका आती है जिसका नाम हवा महल है। तो हवा महल पत्रिका का आप एक थोड़ा सा नोट करके डाल देना, हवा महल। ठीक है, ये क्या है, ये हवा महल जो है ये RSCERT की पत्रिका है और ये साप्ताहिक निकलती है। ये कैसी है, साप्ताहिक है और अभी ये 2020 से निकलनी शुरू हुई है और इसका पहला वॉल्यूम जो है 2020 में आया था और अभी जो इसका 2 अप्रैल 2022 को इसका शायद 50वां का अंक आया है यहाँ पे। ठीक है, साप्ताहिक है और 2020 से ये प्रकाशित होती है, 20 से। ठीक है, तो ये 3 बातें इसमें ध्यान रखना। कई बार ऐसे सीधा सा शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि हवा महल क्या है, तो RSCERT का ये है। अभी तक इसके 101 अंक आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही बच्चों के लिए आता है, ये अभी 101 अंक आ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों की पत्रिका है ये। ठीक है, बाल पत्रिका है ये। बस ये मैं थोड़ा सा उसकी वेबसाइट पे गया था तो मुझे ये नया मिला कुछ हवा महल वहाँ से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ये था हमारा RSCERT। ठीक है, इसको देख लेना, बाकी कार्य थोड़े देख लेना, नोट करके डाल देना और विभाग याद कर लेना। 6 विभाग है, कई बार विभाग का पूछ लेते हैं कौन सा विभाग RSCERT का है या नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।